हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस से टिकट की दौड़ में पूर्व जज रहे राकेश यादव आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो चुनाव की तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं। जज साहब, आपका स्वागत जी, सबसे पहले तो जो है जनता को मेरा नमस्कार कि उन्होंने हमें इस हद तक पहुंचाया। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, देखिए कि हमारी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के सिंबल के साथ हम चल रहे हैं और इस बार जो है बड़ी तगड़ी लहर है कांग्रेस की। और एक तरह से आप देखिए कि सुनामी आ जाएगी, अगर मतलब कोई तैयारी भी नहीं करता है तो भी वो आदमी जीत सकता है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा जो बूथ मैनेजमेंट है वो पूरा हो चुका है। हर बूथ पे दो तो मैनेजर हैं और तकरीबन 10 से लेके 25 तक ऐसे आदमी जिनके हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं और जो हमारे साथ हैं। तो ये हमारे शहर में बूथ नंबर 70 से लेके 118 तक जितने भी बूथ हैं उन सब की हमारी तैयारियां हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग से तैयारियां की गई हैं, जिसमें हर गांव में कम से कम 25 से लेके 30 तक आदमी हमारे साथ हैं और हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे मिलते रहते हैं। और देखिए, 1.5 साल जब मेहनत की है तो उन लोगों से तो हम आगे ही रहेंगे जो 2 दिन पहले आए हैं, 1.5 महीने पहले आए हैं, 6 महीने पहले आए हैं। बाकी तो नीतियों की बात है। अगर बात करें कि नारनौल के अंदर 40 टिकटार्थियों ने टिकट के लिए आवेदन किया, आप अपने आप को किस पायदान पर देखते देखिए सर, सीधी सी बात है कि वो अंग्रेजी की कहावत है कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। फिर भी आपने पूछ लिया तो बता ही देते हैं कि सभी लोग अपना, ये डेमोक्रेसी है तो सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं और सभी को कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता है, जो भी चाहते हैं, उनको सबको टिकट मांगने का हक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी टिकट मांग रहा हूं, तो ये तो हाईकमान को देखना है हमारे को कि भाई किस व्यक्ति को टिकट दी जाए, किसको ना दी जाए। मैं यहाँ जितने भी टिकटार्थी हैं, मैं अपने आप को उनमें सबसे ऊपर मानता हूँ और वो भी इसलिए मानता हूँ कि हर क्षेत्र में मेरा अनुभव है। मैंने यहीं से ग्रेजुएशन की, मैंने लॉ की, उसके बाद एलएलएम की, उसके बाद 20 साल यहाँ पे मैंने कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के दौरान मैं बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा और उसके अलावा बार एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रहा। और फिर उसके बाद मैंने 15 साल तक बतौर जज जो है मेरा काम किया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद से मैं रोहतक से रिटायर हुआ। हैं। कहने का तात्पर्य है कि कानूनी दांवपेच की अच्छी तरह से जानकारी, सरकार की जो पॉलिसीज रहेंगी, जो भी नीतियां रहेंगी, उनको किस तरह से लागू करना है, किस तरह से करवाना है। तो यानी कि माना जाए तो जो भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में रहेंगे, उनको आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा सर? देखिए सर, बात ऐसी है कि पढ़ा लिखा होने की वजह से, ज्ञान होने की वजह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये हमारे अनपढ़ नेता हैं, इनको बेवकूफ़ बना देते हैं हर तरह से, फाइनेंस के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में। तो कम से कम मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे पता है कि फाइनेंस का कैसे चलता है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो 2-3 है। सबसे जो बढ़िया मेरा सब्जेक्ट है वो है लॉ, उसके बाद पॉलिटिक्स और उसके बाद माइथोलॉजी, जिसको कि अपना ये धर्म वगैरह से जोड़ के देखते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव है इसमें। और जहाँ तक माइथोलॉजी का सवाल है, आप कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप जाके पूछिए कि क्या आपने कोई वेद और शास्त्र पढ़े हैं, क्या आपने पूरी महाभारत पढ़ी है, क्या आपने पूरी रामायण पढ़ी है? आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि हाँ मैंने पढ़ी है। तो मेरा माइथोलॉजी पे कमांड है और पॉलिटिक्स पे कमांड है। जुडिशरी से रिटायरमेंट होने के बाद राजनीति में आने का मन कैसे बना? सर ऐसा है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो जो ये हमारा पिलर है, ये बहुत मजबूत पिलर है। मैंने बहुत महसूस किया कि हमारे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को न तो ज्ञान है और ना उनकी नीयत। तो जब व्यक्ति ठीक ठाक हो जाए और वो चाहे कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, तो राजनीति से बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं है। मैं आपको राजनीतिक क्षेत्र की बात बताता हूं कि इतना विशाल क्षेत्र है कि जिसमें हर तरह का आदमी खप जाता है, आपको पता ही है। बहुत से लोग जो है टेंटेड, मतलब कि उन पे मुकदमे भी चले हैं, बहुत से लोग जेल भी गए हैं, बहुत से लोगों का ऐसे चलता रहता है। और कोई आदमी चाहे कि इसमें रह करके ईमानदारी से काम करना है तो बहुत ईमानदारी से काम कर सकता है। ईमानदारी से काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका जो दिमाग है ना,
वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब भ्रमित नहीं होता उसका, दूसरी तरफ नहीं चलता है कि भाई मेरे को ये करना है, कोठी बनानी है, बंगले बनाने हैं, मेरे को फला बिजनेस करना है। तो उसका सेंट्रलाइज रहता है केवल कि मेरे को जनमानस के लिए क्या काम करना है। अब आप नारनौल की दशा देखिए, आप छलक नाला बिल्कुल बेकार, हमारे इंटरनल रोड्स बिल्कुल बेकार, हमारा सीवर सिस्टम बिल्कुल बेकार, हमारी लाइट व्यवस्था बिल्कुल बेकार, हुडा में पानी नहीं आ रहा है इतने दिनों से, इतना गंदा पानी आता है, ऐसा पानी आ रहा है कि मेरे को लगता है कि ये हमारे को, ये जो ना जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सरकार है, हमारे को ह्यूमन बीइंग मतलब मानव भी नहीं समझती है। हमारे को भी अब इस वजह से दूर से पानी मंगा करके पीना पड़ता है, क्योंकि मीरपुर में हमारी जमीन है, वहां पे 2-3 कुएं हैं, तो हम वहां से पानी मंगा के पीते हैं। तो सिविक एमिनिटीज जिनको कहते हैं उनमें नारनौल बिल्कुल जीरो है, पिछले 10 साल से तो एक भी काम नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हमारे क्षेत्र के बारे में बुरी बुरी बात करते हैं लोग, इसको काला पानी कहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जहां हम पैदा हुए हैं उसके लिए कुछ करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो राजनीति का क्षेत्र है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे? नारनौल विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको टिकट मिलती है और अगर आप जीतते हैं तो जो नारनौल की तरफ है, क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा? देखिए सर, मैंने अपने जो है 20 सूत्री प्रोग्राम बना रखा है, क्योंकि अभी टिकट नहीं मिली है इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, पर फिर भी बता देता हूँ आपको। एक तो हमारे यहाँ कूड़ों के ढेर है, तो हमारे यहाँ इंसिनरेटर जो है एक भी नहीं है यहाँ पे, ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें पैसा खर्च नहीं होता है, उसको लगाना बहुत जरूरी है। डंप करने की बजाय अगर उस कूड़े को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए तो यहाँ कूड़े के ढेर नहीं रहेंगे। आप देखिए कि गोल टट्टी के पास कूड़ा है, उधर टीबी हॉस्पिटल के पास पीछे जो वो नाला सा है उसमें कूड़ा है, तो ये सब साफ हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इस तरह के मुद्दे मेरे पास हैं जो जो सिविक एमिनिटीज हमें मिलनी चाहिए, अब तक नहीं मिली है। जहां तक गांवों का प्रश्न है, तो गांव में मैंने जाकर के देखा है कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ पे रहकर रोजगार प्राप्त करे। तो इस क्षेत्र को जिसमें पानी नहीं है, मेरी सोच ये है कि यहाँ पे ड्राई इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जिनमें पानी की जरूरत ना हो। अगर ऐसी ड्राई इंडस्ट्रीज लगती है 1-2 बड़ी, तो कम से कम 2-4-5 हजार बच्चों को उससे रोजगार भी मिलेगा। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर तो रोजगारों की झड़ी लग जाएगी। 1.5-2 लाख तो अब भी पेंडिंग पड़ा है। आप वेबसाइट देखिए इसकी, एसएसबी की और इसकी एचपीएससी की, तो उसमें 1.5 लाख के करीब तो वैसे ही पेंडिंग बैकलॉग पड़ा है। इतनी नौकरियां अगर हमें मिलती हैं तो इन नौकरियों की वजह से तो हम अपने क्षेत्र को आगे ले ही जा सकते हैं। बाकी और भी बहुत से मुद्दे हैं, पर मैं नहीं चाहता कि दूसरा हमारा जो है ना वो कैच कर ले जाए। तो ये थे मेरे साथ पूर्व रिटायर्ड जज श्री राकेश यादव जी, जिनसे हमारी विशेष बातचीत हुई। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।